रीतिकाल प्रश्नों का यहाँ पर हम करने वाले हैं रिवीजन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज हम वन लाइनर में करेंगे। कल की जो क्लास थी वो हमने एमसीक्यू टाइप में की थी, लेकिन आज की जो क्लास है वो हमारी वन लाइनर में है, जिसकी आप सबकी डिमांड है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत का किसने कहा है? तो ये केशव दास को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव दास के पास कवि हृदय नहीं था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा है। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा में आते हैं। ठीक है, भूषण जो हैं ये वीर रस के कवि हैं, इन्होंने वीर रस में रचनाएं की थी और ये रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में आते हैं। रीतिबद्ध किसे कहते हैं? जिसमें अलंकार, छंद, है ना, और ये सभी वीर रस या ये लक्षण ग्रंथों की रचना जिसमें की जाती है। जो रसवादी होते हैं, अलंकारवादी होते हैं, ठीक है, जो छंदों का यूज करते हैं अपने रचनाओं में, उनको बोलते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा, जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते हैं। कालिदास, हजारा, वर वधु, विनोद, जंजीरा बंद, ये तीन रचनाओं के नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। कालिदास, हजारा, वर वधु, विनोद, जंजीरा बंद, इन ग्रंथों की रचना किसने की है? तो ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं ये हैं कालिदास त्रिवेदी जी के। ठीक है, कालिदास के नहीं है जो कि संस्कृत के कवि थे, कालिदास उनके नहीं है, बल्कि ये है कालिदास त्रिवेदी, ठीक है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। सुजान सागर, रस केली वल्ली और कृपाकांड, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं घनानंद जी की। ठीक है, घनानंद जी की हैं, जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने गए हैं। रीति मुक्त यानी कि इनके ऊपर कोई इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। ये रीति मुक्त मतलब बिल्कुल अपने खुले दिल से इन्होंने रचनाएं की थी। ठीक है, ये किसी बंधन में नहीं बंधे थे, तो इनको बोलते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि होना। घनानंद, बोधा, आलम, है ना, ये इसके मुख्य कवि हैं। सुजान सागर, रस केली वल्ली, कृपाकांड याद रख लेना। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार कौन है? तो ये आनंद लाल शर्मा। ठीक है, बिहारी सतसई किसकी है? तो ये बिहारी लाल की है। और फिरंगी सतसई के नाम से इस पर एक टीका लिखी थी, वो भी फारसी भाषा में। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अष्टयाम, भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, कुशल विलास, ठीक है, विलास के नाम से कई रचनाएं की हैं और ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं देव कवि की। ठीक है, अष्टयाम, भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, कुशल विलास, इन सबको आप याद रख लेना है, देव कवि की रचनाएं हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो ये दी थी सोलंकी राजा रुद्र सहा ने। सोलंकी राजा रुद्र सहा ने ये उपाधि इनको दी थी। गंगा लहरी और प्रबोध पचासा किसकी रचनाएं? गंगा लहरी और प्रबोध पचासा दो ग्रंथ हैं यहाँ पर, तो ये हैं पद्माकर। कोई भी क्वेश्चन आपको सिंपल तौर पे, मतलब हाँ सिंपल भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन दो तीन ग्रंथ में रखती हूँ तो मुझे थोड़ी सी अंदर से मतलब तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है। जब हम वन लाइनर में करते हैं तो एक एक ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, और पेपर हमारा जो टीजीटी पीजीटी का वो बहुत पास में आ रहा है, स्टेट का भी बहुत पास में आ रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए अगर हमें तैयारी करनी है तो कम से कम हम ज़्यादा ज़्यादा को करेंगे तो अच्छा रहेगा। विरह बारिश और इश्क नामा, ये किसकी रचना है? तो ये बोधा कवि की रचना है। विरह बारिश, है ना, विरह लीला, विरह लीला अलग रचना है। विरह वारिस किसकी है? विरह वारिस और इश्क नामा ये दोनों रचनाएं हैं बोधा कवि की। ठीक है, इनको ध्यान रख लेना। भाषा भूषण और आनंद विलास की रचना कौन है? अभी हमने कई विलास नाम से रचनाएं देखी हैं, वो देव कवि की हैं, लेकिन आनंद विलास जो रचना है, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं विलास देख करके सीधा देव को ठोक दो तो ये सही नहीं होगा। आनंद विलास किसकी है? तो ये जसवंत सिंह की है। ठीक है, भाषा भूषण, भाषा भूषण का नाम देख करके हम सीधा भूषण लगा देते हैं, वो भी गलत है। दोनों ही कंफ्यूजन वाली इनकी रचनाएं हैं, जसवंत सिंह की हैं। शिवराज भूषण, देखो भूषण के नाम से इन्होंने शिवराज भूषण लिखा है। शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, ये तीनों रचनाएं किसने लिखी हैं? तो ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं भूषण कवि की। ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक।
आगे चलेंगे, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो कौन सी रचना है? ये है रामचंद्रिका, जो कि केशव दास की रचना है। और ये केशव दास जी ने, है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, ये थोड़े से जिद्दी स्वभाव के थे और इन्होंने एक दिन और एक रात में ही पूरी रामचंद्रिका की रचना है जो कर डाली थी, है ना, किसी के कहने पर। तो इसकी सी विशुद्ध विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो ये की है घनानंद के बारे में। ठीक है, घनानंद के बारे में कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यानी कि घनानंद की जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन कहे जाते हैं? तो ये हैं बिहारी लाल। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई वो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल की समय सीमा क्या है? तो ये विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है, विक्रम संवत में इन्होंने सारे जो अपनी किताब है वो लिखी है। तो इन्होंने विक्रम संवत 1700 से 1900 तक क्या माना है? रीति काल का समय माना है। भक्ति काल के समय की हम बात करें तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो 1350 से 1700 ईस्वी तक माना है। ठीक है, वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, ये श्रृंगार रस में, रीति काल में अधिकतर जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस में हुई हैं। एक भूषण है जिन्होंने क्या किया है, अपनी जो रचनाएं हैं वो वीर रस में लिखी हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं ये श्रृंगार रस में की गई हैं। केशव दास रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? केशव दास रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं और वो भी अलंकारवादी आचार्य इनको माना जाता है। ठीक है, केशव दास रीतिबद्ध काव्य धारा में आते हैं और अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक ना मानकर किसे माना है? केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक माना गया है, लेकिन चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चिंतामणि से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिनका जन्म हुआ था 1609 ईस्वी। ठीक है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हैं घनानंद जी। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है और बहुत बार ये पूछी जाती है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय किसका है? तो आचार्य भिखारी दास का ये ग्रंथ है। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ये है सेनापति। ठीक है, कवित्र रत्नाकर किसका है? सेनापति का। हम थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं, ज़्यादा वन लाइनर में एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है। देखो, कल एक कमेंट आया था, आपने देखा होगा कि देखकर पढ़ा रही हो कुछ शर्म करो। भाई, इस तरह की पहली बात तो लैंग्वेज यूज मत किया करो कोई भी, है ना। अगर आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आप जाएंगे ही जाएंगे, है ना। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, पकड़ के तो आपको बैठा नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करें, हम भी टीचर हैं और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें से तो जाहिर सी बात है देख के ही पढ़ाया जाएगा, है ना। और आपको क्या पता है कि मैं देख के पढ़ा रही हूँ नहीं देख के पढ़ा रही हूँ, है ना। देख के ही पढ़ाते हैं सब, बिना देखे कौन पढ़ाता है। और बिना देखे पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे क्या, आंसर तो हमारे सामने है। अलंकार प्रकाश के रचनाकार, अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपका एडवाइस और आपके सजेशन ना बिल्कुल सिर माथे पर, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन लैंग्वेज सही होनी चाहिए। अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भूषण कवि हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, ये हम भी जानते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इन ये लक्षण काव्य हैं। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये लक्षण काव्य हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो आचार्य केशव दास की दोनों रचनाएं हैं, इनको ध्यान रख लेना। कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये किसकी हैं? तो ये आचार्य केशव दास जी की हैं। देव कवि किस जिले के निवासी थे? ये इटावा के निवासी थे। ठीक है, देव कवि इटावा के निवासी थे, इटावा जिला है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, तभी तो शुक्ल जी ने वो वाली बात कही थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई के दोहों की संख्या कितनी मानी गई है? 713। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई के दोहों की संख्या मानी गई है 713। वैसे इसमें जो 719 दोहे की संख्या मानी जाती है, क्योंकि वैसे ये कहते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कि इसमें 713 दोहे हैं, और जो इसमें अलग से इसमें पाँच छः जो लिखे गए हैं
वो सोठा हैं और सोठे को दोहे में गिन लिया गया है। ठीक है, इनका ये मानना है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन कवि कौन है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। बिहारी सतसाई की टीका सुरती मिश्र ने किस नाम से की है? तो ये अमर चंद्रिका। ठीक है, बिहारी सतसाई की जो टीका है वो सुरती मिश्र ने किस नाम से की है? अमर चंद्रिका नाम से की है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये भूषण कवि की है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति कही गई है भूषण कवि के द्वारा। मतीराम किसी रस स्नग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। मतीराम किसी रस स्नग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, ये शुक्ल जी का कथन है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है श्रृंगार काल नाम। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है और इस काल को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने 3 भागों में बांटा है जो हम पढ़ रहे हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, 3 काव्य धाराओं में इसका विभाजन किया है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ये ब्रज भाषा थी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, तो ये है भूषण। बिहारी सतसाई किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये ब्रजभाषा का है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की में हुआ है, क्योंकि जो सुजान थी वो इनकी कौन थी? प्रेमिका। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वे किस श्रेणी में रखे गए हैं? तो रीतिबद्ध कवि मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जिन्हें रीति सिद्ध कवि मानते हैं, ठीक है, जिन्हें रीति सिद्ध कवि मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उन्हें रीतिबद्ध मानते हैं। ठीक है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो ये अलंकार का मिलता है। शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन किया गया है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? ये है संस्कृत भाषा का। ठीक है, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? तो ये दोहे लिखे गए थे। कवित्त सवैये तो लिखे ही गए थे, साथ में दोहे भी लिखे गए थे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, और प्लीज़ कमेंट करके ना थोड़ा बहुत फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आपके दिमाग में कुछ एडवाइस है, सजेशन है, तो थोड़ा सा अच्छी भाषा में उसको लिख कर पेश किया करो, है ना, क्योंकि सब हर सामने वाला बंदा भी है, मेहनत कर रहा है और गलती सबसे हो जाती है। प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी किसकी रचना है? तो ये पद्माकर भट्ट की रचना है। प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी किसकी रचना है? पद्माकर भट्ट की। इस वीडियो के लिंक में मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं कुछ PDF सेंड कर दूंगी, उनको आप पढ़ करके अपने और अच्छे से हम जब बाद में टेस्ट करेंगे तो उनको दे सकते हो। ठीक है, कुछ टेस्ट भी मैं करवाऊंगी यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है? तो रीतिकाल की ही संज्ञा दी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल के नाम से ही पुकारा है। रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया है? अंधकार काल, है ना, ये जो रीतिकाल को इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने कल एक बुक मंगवाई है, भाषा और साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ साहित्य है, इतिहास है, ये सरस्वती पांडे जी की जो बुक है ना, वो बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने देखा है उसको, और उसमें से ही क्वेश्चन है जो मेरे कल की वीडियो में होंगे, वो आज ही आई है अभी, तो कल हम उसको करेंगे। ठीक है, रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया है? तो त्रिलोचन ने किया है। बिल्कुल सिंपल है इसकी ट्रिक लगाना। त्रिलोचन, जिनके 3 लोचन हैं, उन्होंने रीतिकाल को देखा ही नहीं, है ना, उन्होंने अंधकार काल नाम दे दिया कि ये तो बिल्कुल अंधकार है, यहाँ पर तो, है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का विभाजन अपने किस ग्रंथ में किया है? मैंने अभी आपको बताया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का 3 भागों में विभाजन किया है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। और किस ग्रंथ में किया है ना, तो ये किया है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत रचना किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। जैसे आप याद करना चाहो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन याद कर सकते हो। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो ये रसलीन की रचना है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने किस उपाधि से नवाजा था? तो ये कविराज की उपाधि से नवाजा था।
आगे चलेंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये देव कवि की लिखी गई हैं। ठीक है, देव कवि ने ये रचनाएं हैं जो लिखी हैं। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसका इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? विवेचन किया है। रसलीन का मूल नाम क्या था? रसलीन का मूल नाम क्या था? ये था गुलाम नबी। ठीक है, याद रखना। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये रसनिधि। रसलीन अलग है, रसनिधि अलग है। शकुंतला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेवाज कवि के द्वारा लिखा गया है। शकुंतला को देखकर हमारे दिमाग में सीधा क्लिक होता है कालिदास, लेकिन नहीं, ये नेवाज कवि की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और फिर भी आगे आपको कैसी क्लास चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। लेकिन अच्छी भाषा में, बार बार आपसे निवेदन है कि अच्छी भाषा का यूज किया करें। धन्यवाद।